हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज से हम जावा की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जावा बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए जो भले किसी भी डोमेन में हो, वो बिगिनिंग से शुरू करना चाहते हैं या वो थोड़ा मीडियम लेवल के बारे में, जावा के बारे में जानते हैं, तो वो भी इस सीरीज को पूरा देखें। और ये पार्ट 1 है इस सीरीज का। तो हम इसमें पूरे जो जो चीज़ें कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इसमें सारे कोर कंसेप्ट्स विद एग्जांपल्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसा नहीं है कोई टॉपिक मिस कर दूं या खाली थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करूं, विद एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे टॉपिक वाइज। मैं वीडियोस में टॉपिक वाइज, जैसे इनहेरिटेंस है तो उसके ऊपर प्रॉपर एग्जांपल लेके आऊंगा, उनको रन करा के दिखाऊंगा प्रोग्राम को। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्राम सिर्फ ओरली, उनको रन करा के दिखाऊंगा। टॉपिक वाइज टॉपिक सारे प्रोग्राम लेके आऊंगा ताकि आपको उन टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ठीक है। सारे टूल्स और फ्रेमवर्क्स के बारे में भी हम बात करेंगे। हैकर रैंक लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं, जो इंटरव्यू लेवल के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, और मिनी प्रोजेक्ट्स। तो बिगिनर से लेकर पूरे एक्सपर्ट तक की ये सीरीज है, इसलिए इस सीरीज को सपोर्ट कीजिए। पाइथन की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको प्रॉपर देख लीजिए, ठीक है। ये पार्ट 1 है और मैं ज़्यादा पार्ट नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे लिमिटेड पार्ट्स में कवर करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको कोई टॉपिक मिस नहीं करना चाहता। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और मैं वीडियो को एवरेज लेंथ में रखूँगा, पर टॉपिक सारे कवर करने हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, टॉपिक को प्रॉपर समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पूछिए, ठीक है। हम लाइव भी आ जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो हम लाइव आके भी कोई टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो उसको बेझिझक रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है या आप चाह रहे हैं प्रॉपर इंग्लिश में हो, जैसे हो, जो भी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेफिजूल की जो चीज़ें हैं मैं उनको इसमें नहीं रखना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कि जिनके बारे में जो लोग बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लें। मैं इसमें टाइम खर्च नहीं करूंगा, आप कहेंगे हिस्ट्री से बातें कर रहा है, मैं पूरा प्रैक्टिकल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, तो इसके बारे में जल्दी जल्दी से देख लेना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, आपको पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लें। जावा वॉज डेवलप्ड बाय सन, ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम विच इज नाउ द सब्सिडरी ऑफ ओरेकल, ठीक है। तो अब ओरेकल के अंडर में इन द ईयर 1995। तो सिर्फ नॉलेज के पर्पज से ये चीजें जान लें। जेम्स गॉसलिंग इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। बिफोर जावा इट्स नेम वाज ओक, ठीक है। तो जावा से पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? ओक। तो इसके ऊपर किसी और दिन बात कर लेंगे, क्यों ओक कहा जाता था, ये आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे काफी सारी चीजें हो जाएंगी तो मैं हर चीज को कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओक ट्री के ऊपर है वैसे ये नाम जो दिया गया है, ठीक है, ट्री के ऊपर है, और जेम्स गॉसलिंग जो है इसके फादर हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें, मोटिवेशन बिहाइंड द डेवलपमेंट वाज द नीड फॉर ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये जो टर्म है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये सबसे मेन चीज है। तो इसमें हम अभी आगे जो JVM, JRE, JDK के बारे में बात करेंगे, जब आपको इस वर्ड का एक्चुअल पर्पस समझ में आएगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का जो पर्पस है या मोटिवेशन जो था इस लैंग्वेज को बनाने का, डेट इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, या इसका एनवायरनमेंट जो है, जो मेन चीज है जावा वर्चुअल मशीन, इसमें जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी आगे, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंटली, विदाउट किसी आप सीधे तौर पे इसे समझिए कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंटली इसका अपना खुद का एनवायरनमेंट है, बीच में एज अ मीडिएटर वर्चुअल मशीन है, जिसके बेस पे ये उस प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है। तो आर्किटेक्चर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। तो एक फीचर को ये समझिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, तो इसको प्रैक्टिकली समझिए कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बस ये समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ठीक है। लैंग्वेज डेट कुड बी यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर टू बी एम्बेडेड इन वेरियस कंज्यूमर, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो कि सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए काम आ रही है, एम्बेडेड इन वेरियस कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, माइक्रोवेव ओवंस में, रिमोट कंट्रोल में। ये तो खैर लिमिटेड है, एप्लीकेशंस के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो जावा है क्या? जावा के बारे में अगर कोई पूछे व्हाट इज जावा, तो जावा इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट इज क्लास बेस्ड। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लास बेस्ड फंक्शनैलिटी पे वर्क करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट पे वर्क करती है। इसके बारे में तो डिटेल में बात करेंगे, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इन्हीं चीज़ों से इसकी डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। एंड डिजाइन टू हैव अ फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज एज पॉसिबल,
ठीक है। तो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लास बेस्ड है, ठीक है। क्लास, ब्लूप्रिंट, इसके बारे में बात करेंगे, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दो टर्म जो हैं यही इसकी डेफिनेशन बना देते हैं और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड डिजाइन टू हैव एज फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज एज पॉसिबल। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल, पोर्टेबल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मोटो बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जावा इज कोड रन एनीवेयर, ठीक है। या ऐसे वोरा भी कहते हैं, राइट वंस रीड एनीवेयर, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक बार लिखा जा रहा है और उसे कहीं भी रन कराया जा रहा है। सिर्फ एक बार कोड को लिखो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट में, उसको कहीं भी रन कराओ। उसके कुछ बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं मीडिएटर चाहिए, कुछ मीडिएटर की रिक्वायरमेंट है, कुछ मशीन्स की रिक्वायरमेंट है वर्चुअल, उनके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन की बात करें तो 4 टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं मेनली, आगे और काफ़ी भी हैं लेकिन मेनली जो हैं वो 4 टाइप की हैं, ठीक है। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये 4 टाइप की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस जो अलग अलग डोमेन में जहाँ पे जावा का इम्प्लीमेंटेशन और यूजेज जो हो रहा है, तो इन 4 अलग अलग डोमेन है जहाँ पे मेनली यूजेज होता है। काफ़ी सारे, अब तो 2019 पे भी टॉप में रही थी जावा और पाइथन में कंपटीशन चलता रहता है, तो इसलिए मैंने जावा और पाइथन दोनों की सीरीज चला रहा हूँ। सीरीज और भी टॉपिक पे चलने वाली है, ठीक है, डेटाबेस पे भी बात करने वाले हैं। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या आप कह सकते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। दीज आर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर दैट वी नीड टू इंस्टॉल ऑन एवरी मशीन। जैसे कि आप मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, जो कि हमें हर मशीन में इंस्टॉल करना ही करना पड़ता है। तो मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस हम हर सिस्टम में अपने इंस्टॉल करते ही करते हैं, तो ये सब जावा से डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है। और अगर वैसे बात करें कोडिंग टर्म्स में तो AWT एंड स्विंग, आप कोई GUI डिजाइन करते हैं, आर यूज इन जावा फॉर क्रिएटिंग स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में AWT एंड स्विंग के हेल्प लेके हम इनको डिजाइन करते हैं GUI में। तो ये थोड़े एडवांस टर्म्स हैं, अगर इनके बारे में नहीं, आप इसके बारे में तो आगे बात करेंगे जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, अगर पता है तो अच्छी बात है। वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड। सर्वर से भी अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो अभी कंफ्यूज मत होजिए, ठीक है। या आप ऐसे बात कर सकते हैं, वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके बीच में भी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, डायनेमिक पेज आप एक्सेस कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस पे, तो उसमें भी जावा का यूजेज हो रहा है, ठीक है। उसमें जो ये टर्म्स हैं, सर्वलेट, JSP, इन सब के बारे में पूरी सीरीज चलेगी, इस पूरी सीरीज में सब कवर होगा। सर्वलेट, JSP, स्प्रिंग, हाइबरनेट, ठीक है, ये जो सारी टेक्नोलॉजीज है ये सब जावा पे डिपेंड नहीं है, सब जावा से काम कर रही है। तो आप देखिए जावा में कितना कैरियर की अगर आप बात करें तो कैरियर में कितनी सारी चीजें आगे जावा कितना कवरेज करे बैठी हुई है, ठीक है। तो इसलिए तो आप देख सकते हैं वेब एप्लीकेशन में किस तरीके से काम हो रहा है। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करें, एन एप्लीकेशन डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन, और जैसे कि आप जो अलग अलग नेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन है तो एंटरप्राइज लेवल पे जो यूज हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो यूज हो रही हैं, ठीक है, तो उनमें भी जावा का यूजेज हो रहा है, ठीक है। पोर्टल बने हुए हैं, रेलवे के पोर्टल हैं और बड़े बड़े एंटरप्राइज जो पोर्टल हैं उनमें एंटरप्राइज लेवल पे जावा का यूजेज हो रहा है। वो बात अलग है कि आप कह सकते हैं कि हाँ पाइथन वगैरह भी नई नई टेक्नोलॉजीज में, लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। जावा में नए नए टूल्स हैं, नए नए फ्रेमवर्क हैं, उनको सीखिए जावा में। और अगर आप पाइथन भी सीखना चाह रहे हैं तो पाइथन के साथ साथ आपको जावा को थोड़ा बहुत तो बेसिक तो समझने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हाई लेवल सिक्योरिटी में, लोड बैलेंसिंग में, क्लस्टरिंग में और एंटरप्राइज जावा बीन्स में, ठीक है। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए जावा का, ये एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा डिटेल में मत समझिए, बस ये देखिए कि जावा का यूजेज कहाँ हो रहा है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस में एंड्रॉयड में जावा कॉटलिन का भी यूज़ होता है, लेकिन वो भी एक तरीके से जावा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उसमें जावा का यूजेज हो रहा है। एंड्रॉयड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम जो लैंग्वेज जो हम ऐप्स को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं वो जावा का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉटलिन का भी यूज़ हो रहा है, और भी नई नई लैंग्वेज है लेकिन मेनली जावा का ही यूजेज होता है, ठीक है।
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप अभी फिलहाल जेडीके, अगर आप वैसे आपके सिस्टम में होगा ही तो आप जेडीके वर्जन 8 को मैं प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम आगे जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो मेरे सिस्टम में जेडीके का वर्जन 8 है। तो आप ये जेडीके वर्जन 8 को इंस्टॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कीजिए, जेडीके वर्जन 8 को इंस्टॉल कीजिए लीजिए। पाथ वाथ सेट करना पड़ता है उसके बारे में, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, वरना आप गूगल पे सर्च करके वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा किस तरीके से, ठीक है। आपको प्रोग्राम रन कराने हैं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आईडीई की बात करें तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अगर आप आगे जो प्रोजेक्ट के लिए वो टूल्स जो नेटबीन्स, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको जब भी बताऊंगा इंस्टॉल करके पूरा बताऊंगा कैसे, लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। अभी तो हम खाली बेसिक्स जानने हैं। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नेटबीन्स कर सकते हैं, एलिप्स भी है, एलिप्स भी कर सकते हैं, एलिप्स भी बहुत अच्छा है। यूजेज के बारे में थोड़ा और देख ले रहे हैं, मैंने वैसे आपको बता ही दिया। बैंकिंग सेक्टर में, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में, रिटेल में, बिलिंग एप्लीकेशंस में, स्टोर रेस्टोरेंट आर कंप्लीटली रिटन इन जावा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जावा इज डिजाइन टू सॉल्व इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज। आईटी सेक्टर में, ठीक है, एंड्रॉयड में जावा, जावा की एपीआईज यूज होती हैं। फाइनेंशियल सर्विस में, सर्वर साइड एप्लीकेशंस में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, एल्गोरिथम जितनी लिखी होती हैं उसको जावा की लिखी होती हैं। एडवांसमेंट हो रहे हैं, आप ये कहेंगे कि अब दूसरी लैंग्वेज यूज हो रही है, लेकिन बेस जो है वो जावा का ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो मेन बेस है वो जावा से ही रिलेटेड है, ठीक है। और बिग डेटा में मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क जो है वो पूरा का पूरा जावा में लिखा हुआ है। साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी अभी भी ह्यूज अमाउंट जो अपनी एप्लीकेशंस यूज कर रही है उसमें जावा का ही यूजेज होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बेसिक्स की। तो सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर है जावा का, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको रटिए मत, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि उसका मतलब क्या है। सिंटैक्स रट लेते हैं, उसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास। क्लास के बारे में अभी एक्सप्लेन मैं बात करूंगा, बाद में करूंगा अभी आगे, क्लास क्या है और क्या पर्पस है। लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये पब्लिक क्लास, इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लीजिए। एक एक वर्ड के बारे में, एक एक कीवर्ड के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, पब्लिक ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, क्या होता है अभी आगे देखेंगे। क्लास, ये क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। क्लास के लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी, इसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो इस क्लास के अंदर आएगा, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्लास का नाम, ये यूजर डिफाइंड है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे नेम, ठीक है। तो ये, और फिर इसके अंदर एक मेन फंक्शन, जैसे वहां पे आप सी में या दूसरे लैंग्वेज में वॉइड मेन, इंट मेन लिखते थे, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक मेन मेथड है इसका। इसके बारे में भी डिटेल में आपको पूरा बता दूंगा। ये स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक का मतलब क्या है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये ब्रैकेट के अंदर आपको स्ट्रिंग ARGS, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सिंटैक्स आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चीज का मीनिंग आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको रटने को कह रहा हूँ, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए ये एक सिंटेक्स यूज होता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर ये हमने हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो ये सिंटेक्स फॉलो होगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, मेन का कर्ली ब्रेसेस ऑन, ये स्टार्ट किया तो इसकी एंडिंग, इसकी स्टार्टिंग तो इसकी एंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक सिंटेक्स है। ये क्लास, क्लास का नाम, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, ये पब्लिकली एक्सेस हो रहा है ये बता रहा है। ये वॉइड मेन, एक तरीके से आप फंक्शन कह सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये बता रहा है कि ये स्टैटिक लेवल का है, ठीक है। इसके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा अभी स्टैटिक क्या है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। अभी खाली सिंटेक्स को देखिए, ठीक है। ये प्रिंटिंग के लिए है, जैसे वहां पे आप प्रिंट एफ यूज करते थे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सिस्टम क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्लास के अंदर का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर का फंक्शन, तो ठीक है। इस तरीके से प्रिंटिंग के लिए आगे यूज होगा। प्रैक्टिकल बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये पहली वीडियो है तो उसमें सिर्फ बेसिक बेसिक देखेंगे। अब बात करते हैं कि जो एडिटिंग, कंपाइलिंग और एग्जीक्यूटिंग का प्रोसेस है वो एक्चुअल होता कैसे है। एडिटर, कोई भी एडिटर हो सकता है जिसके थ्रू आप, जिसमें जावा का प्रोग्राम आप टाइप कर रहे हैं और उसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो मान के चलिए आपने पहला प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड नाम का, उसमें आपको जो सेव कराएंगे डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करेंगे, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ये आपकी प्रोग्राम है, टेक्स्ट फाइल जैसे आपने नोटपैड में बनाया। रन करने के लिए आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर नहीं पता है तो रन करा के भी सारे प्रोग्राम दिखाऊंगा एडवांस लेवल तक के। कंपाइलर, ठीक है, जावा का जो कंपाइलर होगा, ठीक है। तो आप अगर फाइल रन कराएंगे अपनी, जैसे कमांड लाइन में जाके, तो आपको लिखना पड़ेगा जावा सी, फाइल का नाम डॉट जावा। तो इस तरीके से आप टाइप करेंगे तो आपका जो कंपाइलर होगा जावा का वो कंपाइल करेगा और उसे क्लास फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डॉट जावा से डॉट क्लास में कंप्यूटर लैंग्वेज वर्जन ऑफ योर प्रोग्राम, उसे कंप्यूटर इस लैंग्वेज को, कंप्यूटर इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर जेवीएम, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। जेवीएम जो वर्चुअल मशीन है, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए जो मेन जो इसका फीचर है, उसके लिए यही
आप एक कह सकते हैं कि फीचर यही प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आप जैसे ही टाइप जावा हेलो वर्ल्ड टू एग्जीक्यूट आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो ये उसे मतलब एक तरीके से हेलो वर्ल्ड जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करके प्रिंट करा देगा। जेवीएम जो है वर्चुअल मशीन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो एक तरीके से फ्लो है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों है उसके बारे में भी देखिए कि ये मतलब कंपाइलर जो है तो उसे कंप्यूटर लैंग्वेज वर्जन में कन्वर्ट कर रहा है, जेवीएम है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है, तो ये इसके बारे में थोड़ा आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, और डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये जावा सी वगैरह क्यों लिख रहे हैं जब कंपाइल करेंगे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ और देख लीजिए। ठीक है, पहले कंपाइल्ड होती है फिर इंटरप्रेट होती है। ये होता है कंफ्यूजन, ये पूछते हैं लोग कि क्या नाम है, ये कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। पहले कंपाइल होती है फिर इंटरप्रेट भी होती है। ठीक है, तो ये सिंपल डॉट जावा का कोड है, बीच में मेन कंपाइलर है, लेकिन इंटरप्रिटेशन प्रोसेस भी होता है। ठीक है, कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड के बारे में आगे देखेंगे डिटेल में। बाइट कोड में ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सिक्योरिटी पैच कोड है, एक तरीके से बाइट कोड, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आगे जितने भी टास्क एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है, कंप्यूटर से इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बाइट कोड के थ्रू ही कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्म में आगे ये क्लास फाइल जो है ये बाइट कोड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये लैंग्वेज फॉर्म में, कंप्यूटर की लैंग्वेज फॉर्म में, जिसके थ्रू आगे एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन फ्लो के बारे में बेसिक बात हो गई। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, मैं ये नहीं चाहता कि कोई डाउट हो तो उसे मिस करके हम आगे बढ़े। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जेवीएम जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे उसके बारे में डाउट। तो जो पूरा मशीन का एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जावा के अंदर का ये JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये प्रोग्राम की कुछ रन टाइम एनवायरनमेंट की लाइब्रेरीज हैं जो यूज होती हैं। ये JDK है, जावा डेवलपमेंट किट, जो आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये जावा डेवलपमेंट किट है। ठीक है, जो एक तरीके से आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा डेवलपमेंट किट, अभी बता रहा हूँ है किस लिए। ठीक है, और JSR के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं JDK, JVM और JRE। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जावा डेवलपमेंट किट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस एंड एप्लेट्स। इस टर्म को अभी भूल जाइए अगर नहीं पता है, मैं अभी आपको बताऊंगा डेवलपमेंट का टर्म से आगे। ठीक है, एप्लेट्स तो जावा एप्लीकेशंस को और एप्लेट्स को डेवलप करने के काम में आता है। इट इंक्लूड्स द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर किस चीज को, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को, JDK और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को, और इंटरप्रेटर, लोडर, कंपाइलर, आर्कीवर, डॉक्यूमेंट जनरेटर, ये सब कुछ अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। ये डेवलपमेंट किट के अंदर पूरा एनवायरनमेंट है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की बात करें, प्रोवाइड्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग अ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। डेवलपमेंट किट आप एक तरीके से मान सकते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट वाला टर्म है, किट है जिसको आप इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक किट मिल रही है आपको, उसके अंदर आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है जो आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर फिर JVM है, इस रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं इसकी खुद की, और JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ JDK एंड JRE बिकॉज इट इज कंटेन्ड और इनबिल्ट इन बोथ वेयर वॉट एवर जावा प्रोग्राम यू रन। जो भी जावा का प्रोग्राम आप रन कराएंगे यूजिंग JRE और JDK, वो JVM के पास जाएगा और JVM ही रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर फॉर्म में। इसीलिए JVM को ही इंटरप्रेटर भी कहा जाता है जावा का। ये एक तरीके से इंटरप्रेटर टूल है, वर्चुअल मशीन है, जिसके बेस पे लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट इसको करता है। तो ये थोड़ा इंटरनल फंक्शनैलिटी है, इसके बारे में समझिए ताकि आप ऐसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। जावा के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं तो इन चीज़ों के बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं कि हमारे जो हम नेमिंग यूज, जैसे उसमें वेरिएबल का नाम यूज करते हैं और हम फंक्शन का नाम यूज करते हैं, तो इसमें फंक्शन को मेथड कह रहे हैं हम। तो इनके नेमिंग कन्वेंशन के लिए कौन कौन से रूल लगते हैं जो हर लैंग्वेज में होते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें जो नेमिंग कन्वेंशन है वो थोड़े से अलग है। जैसे हम इसमें क्लास का नाम, तो अगर आप क्लास का नाम लेंगे वो शुड स्टार्ट विद अपर केस लेटर, अपर केस लेटर से शुरू होना चाहिए, और हो सके तो नाउन हो। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग, कलर। ठीक है, तो इस तरीके की क्लास हो। मेथड यानी कि फंक्शन का जो नाम हो, ठीक है, वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट हो, और हो सके तो वर्ब हो, जैसे कि एक्शन परफॉर्म नाम का ही फंक्शन है। ठीक है, कैमल केस फॉर्म में। ठीक है, कैमल केस अभी आगे बताऊंगा। वेरिएबल का नाम जो है वो भी लोअर केस लेटर में स्टार्ट हो, और
इस तरीके से, फर्स्ट नेम ऑर्डर नंबर। अब कैमल केस की बात करें, इफ नेम इज कंबाइंड विद टू वर्ड्स, जैसे कि ये दो वर्ड में कंबाइंड है, सेकंड वर्ड विल स्टार्ट विद अपर केस लेटर ऑलवेज, जैसे कि ये एक्शन में ये स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, ये कैपिटल से। इसके पीछे का रीजन क्या है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी मेन बेसिक सिंटैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए कैमल केस, ये वर्ड के बारे में कभी कंफ्यूजन रही हो तो ये कैमल केस इसी को कहते हैं कि ये नेमिंग कन्वेंशन यूज होता है इसमें। और क्लास अपर केस लेटर, मेथड लोअर केस, वेरिएबल लोअर केस, कैमल केस का कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे ये ऐसा करने से क्या फायदा होता है। ठीक है, तो क्लास के मेंबर क्या क्या होते हैं, क्लास क्या होती है वो अभी सब बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, तो क्लास के अंदर के मेंबर क्या क्या हैं, क्लास के अंदर दो मेंबर होते हैं, वेरिएबल और मेथड। ठीक है, जैसे हम प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर हम कुछ अपने वेरिएबल्स बनाते हैं, और मेथड जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, एक तरीके से मेंबर जिसे हम फील्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्लास जो है वो एक स्टैटिक मेंबर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंस्टांस मेंबर है। स्टैटिक इंस्टांस इसके बारे में अभी आगे आपको आगे बताऊंगा, तो इस पार्ट को अभी रहने दीजिए। ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं मेथड के अंदर उन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, और वेरिएबल इन मेथड डिक्लेरेशन उसे हम पैरामीटर कहते हैं, तो इसके बारे में अभी आगे देख ही लेते हैं। तो पहले क्लास के बारे में बात करेंगे, तो लोकल इंस्टांस और स्टैटिक ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं आपको, ये थोड़े नए टर्म्स लगेंगे आपको। ठीक है, और चलिए देखते हैं, ये पिछली वाली स्लाइड में ये चीज समझ में नहीं आई है, ये अभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डाउट में मत रहिएगा, कोई टर्म रहेगा नहीं। तो इसमें जो वेरिएबल है वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे हम वेरिएबल अपने डिफाइन करते हैं अपने नाम से, कुछ भी आई जे के जो भी दूसरी लैंग्वेज में, तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं। लोकल, जैसे आप नॉर्मली कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो लोकल वेरिएबल जो आपने लोकली डिक्लेयर करा, एक इंस्टांस वेरिएबल होते हैं और एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इंस्टांस वेरिएबल आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। इंस्टांस वेरिएबल का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपने क्लास के अंदर, क्लास स्टार्ट की, क्लास ये एंट्री पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट, इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा फील्ड वन नाम का, इस वेरिएबल को हम कह रहे हैं इंस्टांस वेरिएबल। इसका कारण ये है कि ये वेरिएबल जो है ये क्लास के अंदर है, लेकिन इसके बाद जो हम मेथड जो बनाने वाले हैं ये उस मेथड के बाहर है। तो इस वजह से अब इंस्टांस वेरिएबल का यूजेज मैं आपको आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल जब बताऊंगा, लेकिन इंस्टांस वेरिएबल किसे कहते हैं, क्लास के अंदर, और मेथड जो आगे होगा जो वो भी क्लास के अंदर होगा लेकिन उस मेथड के बाहर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं किस तरीके से ये क्लास की ये क्या नाम है जितनी फील्डें बनी हुई हैं। ठीक है, और ये मेमोरी पॉइंटर के थ्रू ये एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अलग अलग जितने चाहे हम क्या नाम है फील्ड वेरिएबल बना सकते हैं, इसमें इंस्टांस फील्ड बना सकते हैं, इंट, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग, जितनी चाहे अलग अलग डेटा टाइप के बना सकते हैं, और पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हम अभी आगे काफ़ी चीज़ें बात करने वाले हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, और लेकिन इंस्टांस फील्ड के बारे में ये बेसिकली जान लीजिए, अभी दिमाग में रखिए क्लास के अंदर, ठीक है, ये वेरिएबल, और मेथड के बाहर। ठीक है, स्टैटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, स्टैटिक फील्ड का आगे एग्जांपल दूंगा। देखिए जैसे कि ये इंट फील्ड वन हमने बनाया है यहाँ पे स्टैटिक से, इसी का थोड़ा डिफरेंस बता दे रहा हूँ। लोकल तो सिंपल वही लोकल वेरिएबल हो गया जो हम नॉर्मली अभी तक देखते चले आ रहे हैं। स्टैटिक के बारे में जैसे आप थोड़ा जानते हैं, स्टैटिक यहाँ भी इसका यूजेज वही हो रहा है। देखिए वन टाइम एलोकेशन हो रहा है और अलग अलग जगह पे उसका यूजेज हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फील्ड का 3 जगह पे यूसेज कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग 3 जगह एलोकेशन हो रहा है मेमोरी में। लेकिन स्टैटिक, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कॉलेज का नाम है, स्टैटिक यहाँ पे हमने कॉलेज का नाम करा, और अब कॉलेज का नाम और स्टूडेंट डिटेल के लिए क्लास बना रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए कॉलेज तो वो सेम रहेगा सारे स्टूडेंट के लिए, तो उसको बार बार इसलिए उसको स्टैटिक यूज कर लिया कि कॉलेज का नाम तो सेम है। ये फील्ड वन अलग अलग जगह पे जाके चेंज फिर भी हो सकती है अगर मॉडिफाई करा दें, ऑपरेशन परफॉर्म करा दें फील्ड वन की अलग अलग मेथड में अलग अलग वैल्यू, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल या ऐसी वैल्यू जिसकी थ्रू आउट द क्लास वैल्यू सेम रहने वाली है, तो उसके लिए मेमोरी एलोकेशन एक ही बार हो रहा है और अलग अलग जगह पे उसको एक्सेस करा जा रहा है। डिटेल में अभी आगे बात करेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में, मतलब जो यूजेज प्रैक्टिकल होगा, लेकिन अभी बेसिक इतना जान लीजिए। डेटा टाइप के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो वैसे ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर जो हायरार्किकल फॉर्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। प्रिमिटिव जो पहले से डिफाइन है, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव फॉर्म में। प्रिमिटिव में बात करें बूलियन, इसके बारे में नहीं जानते हैं, अगर जैसे बूलियन ट्रू और फॉल्स यूजेज होगा जब देखेंगे। न्यूमेरिक फॉर्म में बात करें, इंटीजर के बारे में आप जानते ही हैं, इंटीग्रल में इंटीजर, इंटीजर में बाइट, शॉर्ट,
इंट, लॉन्ग, ठीक है। रेंज के बारे में अभी आगे देख लेंगे। और फ्लोट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट वाले इसमें फ्लोट और डबल रेंज का डिफरेंस है आपस में, ठीक है। कैरेक्टर, जो हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है। नॉन प्रिवेंटिव में स्ट्रिंग, एरे और भी काफी सारे हैं, आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन डेटा टाइप के बारे में, ठीक है, अभी डिटेल में बात करेंगे आगे जब देखेंगे। और ठीक है, तो रेंज ये है, इसको आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ये रेंज तो आप जानते ही हैं, और इसको अगर दिमाग में रखना चाहे तो रख सकते हैं। बाइट जो है वो 1 बाइट का साइज होता है इसमें। रेंज जो है वो -128 to 127 होता है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। शॉर्ट जो है वो 2 बाइट, इंट जो है वो 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट भी 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, बूलियन 1 बिट और कैरेक्टर 2 बाइट्स। तो ये साइज है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अभी, ठीक है। आगे जब प्रोग्रामिंग में देखेंगे, जब बहुत डिटेल में बात कर लेंगे कि जब कंपाइल कराएंगे, कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो जब डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी, अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा आगे। टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। तो ये देखिए, ये 8 टाइप्स के इसमें अलग अलग तरीके के ऑपरेटर हैं, जिनमें से कुछ के बारे में जानते होंगे, कुछ के बारे में नहीं भी जानते होंगे। वैसे ही सारे ऑपरेटर फैमिलियर होने चाहिए आपको पहले से, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो अर्थमेटिक में ये सारे वही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड देन रिटर्न वैल्यू, ठीक है। डिक्रीमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। लॉजिकल में कोई लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। कंपैरिजन में, ठीक है, वही इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, फिर स्ट्रिंग, ठीक है। और बाकी के बारे में यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में आप जानते ही होंगे। असाइनमेंट में असाइनमेंट का साइन, असाइनमेंट प्लस, असाइनमेंट माइनस। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में देख ही लिया, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, जस्ट लाइक क्वेश्चन मार्क, जो ऑपरेटर जो इफ एल्स कंडीशन में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, कॉलन, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर डिटेल में आगे देखेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है, इसके बारे में भी आगे देख लेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इसके ऑपरेशन परफॉर्म कराए होंगे, आगे डिटेल में सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लीजिएगा इसके बारे में कि ये मैंने स्किप कर दिया, वैसे ज़्यादातर आपको पहले से ही पता हुआ, मुझे जहाँ तक आइडिया है। और जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट आपने दूसरी लैंग्वेज में भी देखे हैं, ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच, इसमें भी वैसे ही है। इटरेशन स्टेटमेंट, लूप्स जो होते हैं, वाइल, डू, फॉर, ठीक है। डू वाइल नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वाइल, डू और फॉर, ठीक है। मतलब डू वाइल आप वही डू वाइल कहेंगे, लेकिन डू वाइल का जो अब आगे कंसेप्ट है वो खत्म सा हो गया है, ठीक है। तो और जंप स्टेटमेंट के, डू वाइल को अभी आप समझिए डू वाइल है ही, ठीक है। जंप स्टेटमेंट के मतलब उसका यूजेज एक तरीके से नई जो आगे और वर्जन आ रहे हैं उसमें कम हो गया है। जंप स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ये सब के बारे में आपने देखा ही होगा। ये टर्मिनेशन के लिए, ये इटरेशन को स्किप करने के लिए, और रिटर्न, ठीक है, ये जंप स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये इटरेशन लूप्स हो गए, वाइल, डू वाइल, फॉर और जंप स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो वेरिएबल अभी आ रहा था उसके बारे में, थोड़ा अभी आपको और ये बता दूं। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में थोड़ा अगर डाउट रह गया हो तो नॉन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में प्रोग्रामिंग में जब होगा प्रैक्टिकल, जब प्रोग्राम रन कराएंगे तब प्रॉपर समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा देख लेना है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या है, दीज वेरिएबल शुड नॉट बी प्रोसीडेड बाय, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हमने यूज करा ही नहीं है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक यही है पहचानने का। इसमें हम प्रीसीड जो करते हैं स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर दिस वेरिएबल व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब भी ऑब्जेक्ट, यहाँ जहां भी इसका यूजेज होगा वहां उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन इसके लिए वन टाइम मेमोरी एलोकेशन होगी जब सिर्फ लोड करा जाएगा, ठीक है। मेमोरी एलोकेट होगी जब सिर्फ इसको एलोकेट करा जाएगा, सिर्फ जब लोड होगी। इसमें मेमोरी इज एलोकेटेड इज मल्टीपल टाइम्स वेरेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इसमें ओनली वंस, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब बात कर ले रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मेन सबसे कंसेप्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो पूरा तरीके से एक्सप्लेनेशन है वो इसमें दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म जो लिखी हुई है, ये पिज्जा है, और पिज्जा में अ पाई, ए फॉर एक्सट्रैक्शन, पी फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, आई फॉर इनहेरिटेंस, ई फॉर इनकैप्सुलेशन। इनमें बड़ा डाउट रहता है, इनको रटा जाता है, इनमें एब्स्ट्रैक्शन, ये डेफिनेशन रटी जा रही है। इनका प्रैक्टिकल यूजेज आपको समझ में आना चाहिए, और गारंटी से कह रहा हूँ इस वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। बेसिक तो आइडिया दे ही दूंगा, प्रैक्टिकल रनिंग अगली वीडियो में कराएंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऊप्स के बारे में बात करते हैं। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसी अप्रोच है प्रोग्रामिंग के लिए, हम एक नई अप्रोच यूज कर रहे हैं जिसमें हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स का और क्लास का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है अभी आगे देखने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली 6 चीजों का यूज हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा जो फंडा है इसका, इन 6 चीजों पे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट और क्लास, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या है। ठीक है, क्लास एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट है, एक मैपिंग है जिसके ऊपर आप अपना प्रोग्राम जो है वो पूरा मैप कर रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है, एक प्रोटोटाइप है एक तरीके से, जो कि जिसके अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अपने वेरिएबल्स को, अपने मेथड्स को, ठीक है, फंक्शंस को। ठीक है, और उसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर के अंदर अपना प्रोग्राम जो है वो मैप कर रहे हैं। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिफाइंस द वेरिएबल एंड द मेथड्स कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सर्टेन काइंड। ऑब्जेक्ट की बात करें, एक स्पेसिमेन है क्लास का। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट आर ऑफन यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट यू फाइंड इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अभी ऑब्जेक्ट के बारे में और बताने वाला हूं। देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं ताकि एग्जांपल एकदम क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्ट के अंदर 2 एंटिटीज होती हैं एक तरीके से, एक स्टेट, एक बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट है क्या, पहले इसी को देख ले रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए डे टू डे लाइफ में फोन्स, ये फोन्स हैं अलग अलग कलर के, ये फोन्स हैं, इनके डिफरेंट टाइप हैं और डिफरेंट मॉडल नंबर हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई स्टेट। प्रोग्रामिंग टर्म्स में अभी बात करेंगे, लेकिन रियल लाइफ टर्म्स में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट जिस तरीके से हम इसमें बात कर रहे हैं, वो बात अलग है, हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में उसको यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये एक ही स्टेट डिफाइन कर रहा है। फोन की बात करें तो ये एक स्टेट डिफाइन कर रहा है कि एक फोन है जिसके अलग अलग कलर हैं, ये किस स्टेट में है, अलग अलग कलर हैं, इसका डिफरेंट टाइप है, मॉडल नंबर है, एक इसकी स्टेट डिफाइन कर रहा है। बिहेवियर की बात करें तो ये क्या क्या फीचर हैं इसके। ठीक है, ये क्या करता है, कॉल करता है, रिसीव करता है, मैसेज सेंड करता है, अलार्म। तो आप एक तरीके से कुछ आइडिया लगा पा रहे होंगे, अगर हम कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं और फोन से रिलेटेड ही कोई डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी स्टेट कि हम फोन के बारे में अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं, कि वो फोन का कलर, कि एंट्री दो फोन का कलर कौन सा है, फोन के बारे में एंट्री हो रही है, कौन सा मॉडल नंबर है, उसके ऊपर मेथड बना रहे हैं, उसके फीचर बना रहे हैं। तो हम कौन कौन सी फंक्शनैलिटी चाहते हैं कि फोन जो है वो कॉलिंग करे, रिसीव कॉल करे, मैसेज करे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करे जा रहे हैं किसके अंदर, इस क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास, ये देखिए, ये एक फोन क्लास है, फोन क्लास के अंदर सारे फोन्स हैं। अब इन फोन में इस फोन का अलग मॉडल नंबर है, इसका कलर है, तो वो उसकी स्टेट बता रहा है। और बिहेवियर यानी कि फीचर, ये कॉलिंग करता है, मैसेजिंग करता है, अलग अलग फोन के अलग अलग फीचर हैं। जैसे कि व्हीकल है तो इसमें सारे अलग अलग व्हीकल आ गए। तो ये एक क्लास है और क्लास के अंदर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आगे और भी नहीं हुआ है तो और क्लियर कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने देखा ही, जैसे कंसीडर अ फोन, नाउ रिमेंबर दैट एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कंसीडर ऑफ बिहेवियर। मैंने जो बताया वही इसमें बता रहा है इन एन करंट एग्जांपल। ठीक है, तो वही है। ठीक है, जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास के बारे में देख ही लिया। क्लास इज एन एंटिटी ब्लूप्रिंटेड दैट डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बिहेव। क्लास एक एंटिटी है जो कि बता रही है कि ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट क्या कंटेन कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर हम मैपिंग कर रहे हैं, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। स्ट्रक्चर की बात करें, बताया अभी, आगे प्रोग्राम में आगे और देखेंगे, तो उसके लिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास कीवर्ड, ठीक है, इससे पहले जो था पब्लिक, वो एक्सेस मॉडिफायर था, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑप्शनल होता है, उसको यूज करें ना करें। मेन रीजन क्या है वो आगे बताऊंगा, आगे कि क्या रीजन है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, लेकिन जो बेसिक्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे सबके बारे में डिटेल प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। क्लास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो ये वही क्लियर कर रहा है। ठीक है, हाँ, चलिए अब जो इनहेरिटेंस, जो एक कंसेप्ट पीछे यूज हो रहा था, सबके बारे में मैं अभी आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई टॉपिक अगर क्लियर नहीं भी है ना, मैं उसका आपको विद प्रॉपर प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। थ्योरी के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेन मोटिव क्या है इन सारे कंसेप्ट के पीछे। एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस आपको थोड़ा नाम से ही क्लियर होगा, इनहेरिट। ठीक है, जैसे हम अपने पेरेंट्स से कुछ फीचर्स गेन करते हैं, कुछ जीन्स के थ्रू। ठीक है, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं आप, इस तरीके से कह सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का भी कुछ मेन जो मोटिव है, जो ऊप्स के जो 6 कंसेप्ट हैं, जो 6 फीचर्स हैं
जिनके बेस पे पूरा ऊप्स डिपेंड है, और उसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में देख लिया। अब इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। तो इनहेरिटेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अलग अलग क्लास हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप भी तो होगा। हम हर क्लास को अगर दूसरी क्लास हम कुछ बना रहे हैं, वेयर अ क्लास एक्वायर्स द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, अलोंग विद दिस इट आल्सो कंटेन इट्स ओन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे कि चाइल्ड क्लास, ये अलग अलग क्लासें बनी हुई हैं, ये 4 क्लासें हैं। अब जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट और चाइल्ड, अभी आप इस टर्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी समझ जाएंगे। जैसे कि ये फोन क्लास बनाई है हमने उसके अंदर कुछ फीचर दिए, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिए, मेक कॉल, रिसीव कॉल, रिडायल। अब मेक कॉल, रिसीव कॉल और रिडायल जो है, ये फंक्शंस अलग अलग मॉडल के हों, अलग अलग फीचर के हों, लेकिन ये 3 फीचर तो सब में सेम होने वाले हैं। मेक कॉल, रिसीव कॉल, रिडायल इस टेलीफोन में, इस मोबाइल फ़ोन में भी, भले ही इसके अलग से फीचर ऑल आ गए, सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज, लेकिन ये फीचर हमें बार बार डिफाइन नहीं करने हैं। इसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएं जिसको हम पेरेंट क्लास डिक्लेयर कर दें। हम भाई तुमसे ये फीचर इनहेरिट कर रहे हैं, ये तुम डिफाइन कर लो, हम तुमसे इनहेरिट करेंगे, हम तुम्हारे बच्चे बन के रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये 3 फीचर हमें प्रोवाइड कर दो। कैसे एक्सेस करेगा ये सब आगे बात करेंगे, लेकिन इनहेरिटेंस, ये रिलेशनशिप जो है, ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट की अलग अलग टाइप की होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इसका मेन मोटो जो है वो ये है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं रटाना चाह रहा हूं मैं आपको, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन एग्जाम्पल से समझिए तो वो ज्यादा अच्छा है, प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प होगी आपको, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, जो चौथा पॉइंट था, पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसको भी रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान के चलिए एक क्लास है, वो हमने क्लास बनाई बॉलर, उसमें हमने एक डिफाइन करा बॉलिंग मेथड, अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग रेट पे बॉलिंग हो रही है, लेकिन बॉलिंग के भी अलग अलग फीचर हैं, अलग अलग स्टाइल है बॉलिंग का। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही बताता है, ठीक है, कि एक मेथड या एक फीचर जिसकी अलग अलग फॉर्म हो, ठीक है। ये फास्ट पेसर, ये मीडियम पेसर, ये स्पिनर, ठीक है। ब्रेटली साहब जो हैं वो फास्ट पेसर हैं, इरफान पठान साहब मीडियम पेसर, हरभजन सिंह साहब स्पिनर हैं, ठीक है। तो एक बॉलर क्लास, ठीक है, उसकी चाइल्ड क्लास, ठीक है, अलग अलग फीचर, अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स को, ठीक है, एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। डेफिनेशन टर्म्स में आपको थोड़ा बता दूंगा अभी। पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मींस हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। जैसे कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो हमने देखा क्रिकेट वर्ल्ड का, फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर, बॉलर, स्पिनर, ठीक है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट देयर इज अ पेरेंट क्लास कॉल्ड बॉलर क्लास एंड इट हैज 3 चाइल्ड क्लास कॉल्ड फास्ट पेसर, ठीक है। बॉलर क्लास हैज बॉलिंग मेथड एंड ऑल द चाइल्ड क्लासेस इनहेरिटिंग दिस बॉलिंग मेथड। जितनी भी चाइल्ड क्लास हैं वो इस मेथड को इनहेरिट कर रही हैं, ठीक है, बॉलिंग मेथड को। एज वी ऑल नो दैट अ फास्ट बॉलर विल गोइंग टू बॉल डिफरेंटली एज कंपेयर टू मीडियम पेसर एंड स्पिनर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग स्पीड, लॉन्ग रन अप एंड वे ऑफ बॉलिंग। Similarly, a medium pacer implementation is totally different compared to other bowlers, and same happens with spinner class. The point of above discussion is simply that a same name tends to multiple form. Same name tends to multiple form. चाइल्ड क्लास, ठीक है, सेम नेम, बॉलर क्लास है और मल्टीपल फॉर्म्स हैं। बॉलिंग मेथड अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग फीचर, अलग अलग फॉर्म्स को वो एक तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन है, जब देखेंगे, जब बात करेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग के टर्म्स में अभी आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड क्लास बनी हुई है, फास्ट पेसर नाम की, मीडियम पेसर नाम की, स्पिनर नाम की, इस मेथड को सब एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन सबके फीचर अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, जो अगला जो फीचर आ गया, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में और बात कर ले रहे हैं, ठीक है। ये और रह गया एब्स्ट्रैक्शन, बाकियों के बारे में हमने देख लिया। तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो आप एक तरीके से इसे भी थोड़ा समझिए इस डायग्राम से। जैसे कि मान के चलिए एक मोटरसाइकिल है, बाइक है। अब इस बाइक के कुछ एक्सटर्नल फीचर हैं, कुछ इंटरनल फीचर हैं। अब एक नॉर्मल कोई अगर बंदा है तो उस बंदे को तो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर से ही मतलब होता है कि इस बाइक कौन सी कलर की है, इस बाइक में एक हेडलाइट है, इस बाइक में 2 पहिए हैं, ठीक है, इस बाइक की ये गद्दी है, ठीक है, और इस बाइक में यहाँ से पेट्रोल डलता है। लेकिन इसकी जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है, ये एग्जॉस्ट पाइप कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये इंजन है,
ठीक है, कितने सीसी का, ये किस तरीके से वर्क करता है, कौन सा स्ट्रोक है, क्या है, ठीक है। जो मेन चीजें हैं जो सिर्फ व्यू हो रही हैं, एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा इसी से रिलेटेड है, थोड़ा बता दूं आपको। जैसे कि आप बाइक देख रहे हैं अब पिछले फिगर में, तो बाइक के अंदर सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स हैं, इग्निशन सिस्टम, एग्जॉस्ट पाइप, व्हील, ब्रेक सिस्टम, ठीक है। एज अ बाइक राइडर वी आर नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर सिस्टम, और इन अदर वर्ड दिस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरनल फंक्शनैलिटी इज हिडन फॉर्म। वेबसाइट के टर्म्स में समझिए, वेबसाइट आप कोई एक्सेस कर रहे हैं, आप डेवलपर फील्ड से, टेक फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको क्या ये इस चीज़ के बारे में, वो ये वेबसाइट डेवलपर होता है क्या इस चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया देता है? नहीं नहीं, आप देखिए मैंने वेबसाइट इस तरीके से डेवलप करी है, मैंने HTML CSS यूज़ करा है। आपको सिर्फ जो यूज़र व्यू दिख रहा है, आप एक्सेस कर रहे हैं, अपना काम निपटा रहे हैं और उसे एग्जिट कर दे रहे हैं, लेकिन जो उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी है कि आपको दिख रहा है वो कोडिंग पीछे कैसी चल रही है, कौन सा डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, तो कुछ उसी से ही रिलेट कीजिए। आपको इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, इंटरनल फंक्शनैलिटी के बारे में, प्रोग्रामिंग में हम ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ऊप्स के थ्रू हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इन अदर वर्ड दिस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरनल फंक्शनैलिटी इज हिडन फ्रॉम अस बिकॉज अ बाइक राइडर वी डू नॉट बॉदर अबाउट हाउ दिस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स वर्क, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं, ठीक है, इग्निशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन वेयर ईजियर फॉर्म ऑफ द सिस्टम इज एक्सपोज्ड। हमको सिर्फ ईजियर फॉर्म दिखाई जा रही है विदाउट एक्सपोजिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज। सिमिलरली यू कैन पॉइंट आउट एज मेनी एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम योर सराउंडिंग लाइक टेलीफोन, टेलीविजन, व्हीकल्स, कंप्यूटर। अपनी सराउंडिंग से ये सारे फीचर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब इन्हें बनाया गया होगा तो कोई ना कोई प्रैक्टिकल रीजन रहा होगा। एब्स्ट्रैक्शन 2 वेज में इंप्लीमेंट की जाती है, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाइए, प्रैक्टिकल फॉर्म में आगे बताऊंगा, मैंने लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा ये वर्ड डिफाइन हो जाए, अभी समझ जाए, ठीक है। मैं ये ऊप्स के बारे में आपको मेनली बताना चाह रहा था, डेली मैंने लाइव एग्जांपल उठाए हैं, उनसे एक्सप्लेन करा है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन बचा है, इसको और देख ले रहे हैं। इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल, नाम में ही कैप्सूल आ रहा है, ठीक है, तो कैप्सूल ही उठा लाया मैं, ठीक है। तो डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन मत पढ़िएगा, ये देखिए कैप्सूल है। तो कैप्सूल मान के चलिए एक क्लास हमने बनाई है, तो इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाए और कुछ मेथड्स, ठीक है, जो कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैप्सूल, ठीक है, एक वेरिएबल कैप्सूल है, इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं अंदर, ठीक है, जो एक तरीके से कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डेफिनेशन पढ़े तो मींस डेटा हाइडिंग in order to make it safe from any modification. What does it mean? The best example to understand in encapsulation is a medical capsule. Drug is always safe inside the capsule. अगर आप दवाई को ऐसा खुला छोड़ देंगे तो उसके अंदर का जो ड्रग होता है वो एक तरीके से उसे इतनी सेफली पैक क्यों किया जाता है? अगर आप कोई कैप्सूल देखें, क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग होता है अगर वो बाहर की एयर से या बाहर की ऑक्सीजन से, बाहर के एनवायरनमेंट से अगर रिएक्ट करेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, रिएक्शंस हो सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो सेफर मोड में हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में उसकी बात करें, ड्रग इज ऑलवेज सेफ इनसाइड द कैप्सूल। इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पोजो क्लास, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ सेफ्टी से रिलेटेड बाई है, डेटा की हाइडिंग हो रही है। कुछ डेटा ऐसा है जो हम दिखाना चाह रहे हैं और कुछ डेटा ऐसा है जो नहीं दिखाना चाह रहे हैं, जिसको हम सेफली रखना चाह रहे हैं, जिसके लिए कुछ एक तरीके से मेथड्स हैं, गेटर एंड सेटर, उनके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल से इसको रिमाइंड रखिएगा एक तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया, डेफिनेशन रटनी नहीं है, समझना है। क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे डेटा मेंबर्स हैं जिनको हम सेफ रखना चाह रहे हैं, ठीक है, जो एक तरीके से प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक्सेस कर रहे हैं तो किसके थ्रू? गेटर और सेटर के थ्रू। बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रैक्टिकली सब कुछ प्रोग्राम के थ्रू हम रन कराएंगे। आइडेंटिफायर वीडियो कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़े से और टॉपिक एक दो स्लाइड और हैं, बस वो बता दूं, फिर नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अगर आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूं। वैलिड आइडेंटिफायर यानी कि जो हम वेरिएबल बनाते हैं उनको लिखने का तरीका, कुछ वैलिड है, कुछ इनवैलिड है, इनको देख लीजिए। वैलिड, ये वैलिड तरीका है, एवरेज टाइम, ठीक है। और इनवैलिड, अगर न्यूमेरिक टर्म्स में स्टार्टिंग करेंगे इनवैलिड होगा, बीच में इस तरीके से जो आप खाली अंडरस्कोर, अल्फाबेट और न्यूमेरिक और कुछ जो सिंबल्स हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर हाइफन यूज करेंगे बीच में तो ये इनवैलिड है, स्लैश यूज कर रहे हैं इनवैलिड है। तो इसके बारे में आपको वैसे बेसिक पता ही होगा, लेकिन मैंने ये स्लाइड इंक्लूड कर लूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देख लीजिए, इफ एल्स उसी तरीके से वर्क कर रहा है, वही सब कुछ है, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है। इफ एल्स प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करेंगे, देखिए वही सिंटेक्स है, इफ कंडीशन ट्रू हो रही है तो इनसाइड ट्रू, एल्स वरना एल्स कंडीशन में, ठीक है, फॉल्स हो रहा है तो, ठीक है। इफ एल्स इफ सेम वैसा ही है, इफ
मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर फॉलो हो रहा है, एट लास्ट एल्स कंडीशन, तो सेम सब कुछ वही है, ठीक है। लूप्स भी सारे सब कुछ वैसे ही हैं, फॉर वाइल डू वाइल, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप की डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, बस बताना चाह रहा था कि आपको ये सब कुछ वैसी चीज़ें आती ज़्यादा फेमिलियर हैं आप, ठीक है। और सिंटेक्स भी आपको पता ही है, फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये इंटरनल स्टेटमेंट ऑपरेशन के लिए, वाइल, कंडीशन, डू वाइल, ठीक है। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस पता ही होगा कि ये वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है क्योंकि इसकी कंडीशन नीचे होती है, वाइल एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार। मैं आपके लिए कंटेंट बहुत इस तरीके से इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, एग्जांपल्स लेके आता हूँ, सीरीज़ जो मैं बनाने वाला हूँ आगे लिए उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। सपोर्ट करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू फ्रेंड्स।